हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने सेकेंड यूनिट +2 के सिलेबस की करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर आपको ये बताया कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या होता है। अब आपको मालूम है कंडक्टर क्या होता है, विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर की कोई शीट ले लो, कोई भी कंडक्टर ले लो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं। और साथ में ये बताया कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज करंट। जब किसी कंडक्टर को हाथ लगाते हैं तो करंट क्यों नहीं लगता अपने को, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेंगे तो करंट बनेगा। क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं दे मूव रैंडमली, और उनकी जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। मीन्स थर्मल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर व्हेन नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब बाहर से कोई फील्ड अप्लाई नहीं करते, कोई सेल या बैटरी नहीं जोड़ते हम लोग, उस समय कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं हम थर्मल वेलोसिटी। एंड एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। मीन्स u1 प्लस u2 प्लस un डिवाइड बाय n इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यहाँ u1 u2 u3 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी तो u हो गई, u1 u2 थर्मल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। सो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। लेकिन जब इस कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ते हैं ऐसे, तो क्या होगा, ये सेल इसका पोटेंशियल भी है, मैंने कंडक्टर के साथ जोड़ दिया तो एंड्स के क्रॉस। नाउ इफ की इज क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। उनको टारगेट मिल जाता है, अब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच इलेक्ट्रॉन विल मूव from negative terminal to positive terminal inside a conductor is known as its drift velocity। drift velocity क्या बताइए आपको, average velocity of electrons inside a conductor after the application of external electric field। जो बोल रहा हूँ वो सब आपको रिटन में नोट्स की फॉर्म में मिलेगा, वीडियो के नीचे लिंक होगा, उसको क्लिक करना, पीडीएफ फॉर्म में आपके पास नोट्स आ जाएंगे। अब हमारा एम क्या है इस आर्टिकल के अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना। तो बैटरी सेल के साथ जोड़ दिया हमने, इलेक्ट्रॉन्स दे विल एक्सर्ट फोर्स। जब क्यू चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स लगता है उनके ऊपर, F इक्वल टू क्यू ई। यहाँ चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन के पास -e, तो फोर्स कितना मिलेगा, -e इंटू ई। जब एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स मिला F इक्वल टू -e इंटू ई। आल्सो एक फोर्स का फार्मूला और होता है F इक्वल टू ma, मींस A इज इक्वल टू, दोनों को इक्वेट करेंगे तो A कितना आएगा, -e बाय m। ये क्या निकाला हमने, एक्सेलरेशन विद व्हिच इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इतना एक्सेलरेशन मिलेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है अपने को, तो एवरेज वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस at। u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम। इस आर्टिकल को कंटिन्यू करने से पहले इमेजिन कर सकते हो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा होगा। इलेक्ट्रॉन्स तो इनफाइनाइट होते हैं, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते होंगे, उसको इमेजिन करने के लिए, जस्ट इमेजिन करने के लिए एक पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको। ये कोई थिएटर है, मूवी हॉल, कोई लेटेस्ट मूवी लगी हुई है, नई मूवी लगी हुई है, हाउसफुल। हाउसफुल मीन्स ऑल सीट्स आर ऑक्यूपाइड। इस हॉल के अंदर बस एक ड्रॉबैक है, एक कमी है, क्या, इसका जो एग्जिट के लिए गेट है वो छोटा सा है। एग्जिट के लिए गेट छोटा सा है। अब जैसे ही शो खत्म होगा सभी को बाहर आना है,
इनका मोशन इमेजिन कर सकते हो कैसा होगा? जैसा मोशन इनका होगा लगभग वैसा ही मोशन इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर के अंदर होता है। कैसा होगा इनका मोशन? अब देखो मूवी चल रही है, सब रेस्ट में है, सबकी वेलोसिटी कितनी? 0। जैसे ही शो खत्म हुआ ऑल हैव टू कम आउट, सो दे स्टैंड फ्रॉम देयर सीट्स, अपनी सीट से खड़े होंगे और चलने के लिए मूव करेंगे। लास्ट वाला आदमी, इसकी वेलोसिटी शुरू में कितनी है? 0। अभी आराम से तो ऐसे आएगा नहीं, बहुत ज़्यादा आदमी यहाँ रुका हुआ है, उसकी वेलोसिटी 0, चलना स्टार्ट किया मीन्स अपने आप को एक्सेलरेट किया, लेकिन जस्ट कुछ मोमेंट के बाद क्या होगा? दूसरा आदमी कोई सामने आ जाएगा जिसके कारण वो रुक जाएगा या उससे टकराएगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। फिर रुका नहीं रहेगा, लेकिन उसको तो टारगेट तो यही है अल्टीमेटली। फिर दोबारा अपने आप को एक्सेलरेट करेगा, फिर मूव करेगा कुछ टाइम के लिए, फिर रुकेगा। इस तरह से बार बार रुकता हुआ लास्ट में जाके गेट के पास पहुंचेगा और बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन है उसको आना तो है यहाँ इस एंड पर, लेकिन रास्ते में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बार बार दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, टकराने के बाद रुकेगा नहीं, अल्टीमेटली फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है, सो इट विल कंटिन्यू टू मूव। तो इस तरह कुछ मोशन होगा। हम यहाँ ये एज्यूम कर रहे हैं, लेट टो 1, टो 2, टो 3 एंड सो ऑन आर द टाइम्स इन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब एक इलेक्ट्रॉन चलता है, कोलिजन से पहले अपने आप को एक्सेलरेट करेगा, कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट किया? टो 1 टाइम के लिए, फिर दोबारा एक्सेलरेट करेगा अपने आप को, कंटिन्यू रहेगा, फिर टकराएगा, लेकिन सेकंड बार टकराने से पहले कितना टाइम चलता है? वो टो 2। So टो 1, टो 2, टो 3 and so on are the times in between successive collision. So now I have to find velocity v1. What is v1? Velocity of first electron just before first collision. फर्स्ट कोलिजन से पहले कुछ टाइम के लिए, टो 1 टाइम के लिए वो एक्सेलरेट किया था अपने आप को, तो फर्स्ट कोलिजन से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इस फार्मूले को यूज करो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था जिसको हमने नाम दिया था थर्मल वेलोसिटी का, u1। एक्सेलरेशन कितना है इलेक्ट्रॉन के पास? a लेके चलते हैं, अभी बाद में a की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, प्लस a, और कितने टाइम के लिए? टो 1 टाइम के लिए। सिमिलरली फॉर सेकंड v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टो 2, एंड फॉर nth vn इज इक्वल टू un प्लस a टो n। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया हमने? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ए कंडक्टर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड मींस vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस अप टू nth टर्म डिवाइड बाय n। इन सभी की वैल्यूज पुट करो यहां से, यू विल गेट u1 प्लस u2 प्लस डिवाइड बाय n प्लस, ये जब लिखेंगे तो u को मैंने अलग लिख दिया और इनको अलग लिख रहा हूं, a इंटू टो 1 प्लस टो 2 प्लस डिवाइड बाय n। दिस इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू 0। तो क्या बच गया हमारे पास? उसको ऊपर लिख लेते हैं, we get vd is equal to a into tau। what is tau? where tau is equal to tau 1 plus tau 2 plus and so on divided by n। इसको बोलते हैं हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्यों नाम दिया ऐसा रिलैक्सेशन टाइम? बिकॉज टो 1, टो 2, टो 3 and so on, these are the times when electrons get accelerated. It does not suffer collision. That's why it is named as relaxation time. और इन सब का एवरेज जो बोल दिया इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a then you will get minus e tau by n। This is well known famous formula for drift velocity। 2-3 बार बोलोगे आप तो याद हो जाएगा, vd is equal to minus e tau by m। Here e is electronic charge,
दिस कैपिटल इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया बाहर से, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको जब प्रैक्टिकल करते हैं तो इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो आती है 1 मिलीमीटर पर सेकंड के आसपास आती है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बताइए आपको? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज करंट। देखो ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज करंट, और इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से जिस वेलोसिटी से चलते हैं उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मींस देयर मस्ट बी ए रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि करंट बना इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण, और उनकी वेलोसिटी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब मेरा एम है यहाँ करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन ड्राइव करना। लिख देता हूं यहाँ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो कंडक्टर हमने ले रखा है इसी को कंटिन्यू रखेंगे। लेट अस कंसीडर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर की लेंथ है L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। A इज इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and L is length of conductor. Further, let N is number of electrons per unit volume. तो बताओ इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में N, टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा कंडक्टर का? A इंटू एल। तो टोटल चार्ज कितना बनेगा कंडक्टर के अंदर? चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है E, तो इतने इलेक्ट्रॉन के पास E से मल्टीप्लाई कर दो, NeAl। हमारा ये था करंट के लिए कोई एक्सप्रेशन ड्राइव करना, एज करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। चार्ज की वैल्यू पुट करो NeAl ओवर T। ये डिस्टेंस ओवर टाइम, distance वो which conductor will move, which electron will travel in time t. So distance over time is nothing but speed of electron. So I can write I is equal to NeAVD। VD क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये भी फेमस फार्मूला है, 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स भरे पड़े हैं इनके बुक्स के अंदर, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं। I is equal to NeAVD. I is equal to NeAVD. What is N? Number of electrons per unit volume. E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। A जो कंडक्टर गिवन है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ इस आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम? यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि जैसे मैंने आपको बताया हमने जो थ्योरेटिकली पार्ट किया, थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है 1 मिलीमीटर पर सेकंड। 1 मिलीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये होगा इलेक्ट्रॉन 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए लगभग 20 मिनट से लेकर 20 मिनट के आसपास। इसका मतलब तो ये हुआ स्विच से फैन की डिस्टेंस अगर 3 मीटर है तो स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रॉन फैन तक 1 घंटे के बाद पहुंचेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हम स्विच ऑन करते हैं और 1 घंटे के बाद पंखा चले, वो तो मोमेंटली तभी ऑन हो जाता है। तो कहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है? जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर या जो देख रहे हैं वहाँ पर? जो देख रहे हैं उसमें तो गलती हो नहीं सकती, तो दोनों ही ठीक है, कहीं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। कंडक्टर के अंदर क्या होता है? इंपल्सिव फोर्स। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ पहुंचेगा उसके बाद डिवाइस ऑन होगा। इंपल्सिव फोर्स कोलिजन होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराता है तो वो जो इंपल्सिव फोर्स होता है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। इसीलिए जैसे स्विच ऑन करते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अब यहाँ पर
ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक ऐसा टॉपिक है जो 10th क्लास के अंदर भी करते हो आप लोग, शायद सबको मालूम है। ओम साइंटिस्ट का नाम है, उसने कोई लॉ दिया, उसको बोलते हैं ओम्स लॉ। अगर इसको छोड़ने के लिए देखें हम लोग, मैंने एक कंडक्टर बनाया, उसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। अगर यहाँ की को क्लोज करता हूं, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। वायर के ऊपर शो करेंगे जो पॉजिटिव टू नेगेटिव। मान लो इस कंडक्टर के दो एंड्स जो वो P एंड Q। अब इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगा, नेचुरल सी बात है। वो जो करंट फ्लो करेगा वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? हमें मालूम है जितनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा। यही ओम्स लॉ है। करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential difference between the two ends of the conductor, or I can say V is directly proportional to I। कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो उसके एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको एक और तरीका है बोलने का ओम्स लॉ को। एक होता है पोटेंशियल ड्रॉप वर्ड। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या है? किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर से करंट पास हो रहा है तो वो डिवाइस क्या करेगा? वहां वोल्टेज को कंज्यूम करेगा। पंखा है, फैन है, चल रहा है, इट मींस वहां वोल्टेज हमारी कंज्यूम हो रही है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ओम्स लॉ को ऐसे भी बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए कंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। उस कंडक्टर में से जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं, कोई कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं R। एंड व्हाट इज R? R इज नोन एज रेजिस्टेंस। एक वर्ड होता है रजिस्टर। बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट वन के अंदर डिवाइस का नाम था कैपेसिटर और उसकी प्रॉपर्टी थी कैपेसिटेंस, ऐसे ही डिवाइस है यहाँ रजिस्टर और उसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की डिटेल चाहिए अगर अपने को तो R विल बी इक्वल टू V बाय I। यूनिट वाइज देखें हम लोग तो इस R की यूनिट होनी चाहिए वोल्ट पर एम्पियर, बट रेयरली यूज्ड। फिर कौन सी यूनिट करते हैं हम लोग? ओम। तो साइंटिस्ट का नाम था उसी के नाम पर ओम। ओम का सिंबल होता है कैपिटल ओमेगा, ये वाला 10th क्लास में देखा होगा आप लोगों ने ये। तो 1 ओम को डिफाइन करना हो तो ये 1 वोल्ट लोगे आप, ये 1 एम्पियर लोगे और आपको मिलेगा 1 ओम। मींस रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। कब कहेंगे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है? जब उसके अंदर से 1 एम्पीयर का करंट पास हो रहा हो और वहां कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए? 1 वोल्ट का। या अगर किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखने के बाद उसमें से कितना करंट फ्लो कर जाए? 1 एम्पीयर। Resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows to the conductor when a potential difference of 1 volt is applied between the two ends of the conductor। इसमें कोई प्रॉब्लम? फिर क्वेश्चन यहाँ माइंड में आता है, ये रेजिस्टेंस होता क्या है? घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, बिजली की तारें लगी होती है ना, वो किस चीज़ की बनी होती है? बाहर तो इंसुलेटर है मालूम है, अंदर क्या होता है? अंदर किस चीज़ की वायर है? कौन से मेटल की वायर है? कॉपर की, एल्युमिनियम की या आयरन की? अगर आयरन की यूज़ कर तो काफ़ी चीपर सस्ती पड़ेगी वो, लेकिन कोई नहीं यूज़ करता। क्यों? कहीं कहेंगे जो आयरन है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। मेरा एक क्वेश्चन है,
मेरे पास 2 3 4 वायरें हैं अलग अलग मेटल की, एक प्योर गोल्ड, एक प्योर सिल्वर, एक प्योर कॉपर की, एक प्योर एल्युमिनियम की, एक प्योर आयरन की, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस कम होगा? कोई ना कोई आंसर दोगे आप, आयरन का सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन क्वेश्चन वही है, जब मैंने आपको बोला प्योर गोल्ड वायर है, प्योर आयरन वायर है, तो रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, वो कहाँ से आया? रेजिस्टेंस बोलते किसको है हम लोग, बताओ। अभी इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको एक थिएटर वाला एग्जांपल दिया था, थिएटर वाला एग्जांपल दिया था। शो खत्म होता है, सब आदमी बाहर आते हैं, रास्ते में क्या हुआ था, कोलिजन, बार बार वो एक दूसरे से टकराते हैं। उस कोलिजन के कारण क्या हुआ था, कोलिजन के कारण क्या हुआ था, अगर वहां एक सिंगल आदमी बैठा होता हॉल के अंदर, ये थिएटर था हमारा, यहाँ शो चल रहा था, इस थिएटर में अगर एक ही आदमी होता, वो बाहर निकलता तो भी कुछ टाइम लगता, और जब भरा हुआ है तो भी बाहर आ रहा है तब भी कुछ टाइम लग रहा है। दोनों टाइम में डिफरेंस क्या है, जब अकेला है तो बहुत कम टाइम लगता, जब भरा हुआ है तो टाइम बहुत ज़्यादा लगा। ये जो डिले हुआ, डिले बाहर आने में जो डिले हुआ, इस डिले को नाम देते हैं हम रेजिस्टेंस। That's why we define resistance, property of conductor which delay the flow of current। कई लिखते हैं, बुक्स में लिखा होता है which opposes the flow of current is defined as resistance। अपोज नहीं करता, वो सिर्फ डिले करता है। जैसे रोड के ऊपर जाते हो गाड़ी लेके अपनी, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, स्पीड ब्रेकर होते हैं, क्या करते हैं स्पीड ब्रेकर, या गाड़ी को रोक देते हैं, नहीं, स्पीड ब्रेकर स्पीड को ब्रेक करते हैं, मतलब स्पीड कम करनी पड़ती है अपने को। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रेजिस्टेंस से काम क्या होता है, सिर्फ डिले करना, करंट के फ्लो को डिले करना। ये जो रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सिंबल होता है इसका, ये कई जगह आपको ऐसे भी बना हुआ मिलेगा, यहाँ भी आर लिखा है मैंने, यहाँ भी आर लिखा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका मतलब है कांस्टेंट वैल्यू का रेजिस्टेंस है, फिक्स वैल्यू का, और इसका मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, कहाँ काम में आता है, थोड़ा सा इसी की बात कर लेते हैं। फैंस, पंखे, रेगुलेटर लगे होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 पे चलाओ, 2 पे चलाओ, उसको मतलब रेगुलेटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, फैन की स्पीड को रेगुलेटर की हेल्प से। कैसे स्पीड कंट्रोल होती है, वहाँ डिफरेंट नंबर से कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट रेजिस्टेंस होते हैं। एक बार पंखा 1 पे चलाया मैंने, स्पीड कम थी, 5 पे चलाया, स्पीड ज़्यादा थी। मतलब जो 5 वाले पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है तो करंट ज़्यादा पास होगा। 1 के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो करंट वहाँ से कम पास होगा, करंट कम जाएगा तो फैन की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जो छोटे बल्ब होते हैं एलईडी वगैरह, डायरेक्ट इसको अगर प्लग के अंदर लगाओगे, शू के अंदर लगाओगे तो डैमेज हो जाएगा, पटाखा बोलेगा। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, जैसे कि प्रेस हो गई, आयरन, या बोर्ड्स के अंदर भी इंडिकेटर्स लगे होते हैं, वहाँ पे तो छोटे छोटे बल्ब होते हैं, वहाँ क्यों नहीं डैमेज होते। अभी देखने का कभी मौका मिले देखना, वहाँ पर उन छोटे बल्ब एलईडीज के साथ एक रेजिस्टेंस लगा होता है, वो रेजिस्टेंस करंट को कम कर देता है, मतलब आगे जाने नहीं देगा करंट को, तो डिवाइस से हमारा डैमेज नहीं होगा। दिस वाज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। इसी को आगे लेके चलेंगे हम। ये ओम्स लॉ था जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। सप्लाई है हमारे पास, वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा पास होगा, वोल्टेज कम है तो करंट भी कम पास होगा। फिर कहते हैं ड्राइव ओम्स लॉ। ड्राइव ओम्स लॉ कई बुक्स के अंदर तो लिखा होता है इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ड्राइव ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब बड़ा। ये
VIR, ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स थे। माइक्रोस्कोपिक जैसे इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इनकी टर्म्स में अपने को ओम्स लॉ ड्राइव करना है। कैसे करें? एज वी नो दैट, आज ड्राइव किया हमने, I = NE/AVD। किसका फार्मूला था ये था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला भी ड्राइव किया हमने मैग्नीट्यूड की टर्म में। क्या था? कहा था 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। आज सबसे पहले वही ड्राइव किया हमने, E/m, E/m, और आई कैन राइट इट एज NE² A/m into V/L। फास्ट के अंदर करते हो ना, E = V/L। कैपेसिटर वाले चक्कर में E = V/D, और अब E = V/L। R जब डिस्टेंस होती थी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, D कैपेसिटर के प्लेट्स की डिस्टेंस थी बीच में, L कंडक्टर की लेंथ है, तो तीनों मीटर के पैरामीटर्स, इसलिए तीनों सेम फार्मूले हैं। और आई कैन से V इसी को राइट कर रहा हूं, V = mL/NE² into क्या बच गया यहाँ पर I पे यहाँ लिखा हुआ था ना हमने। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर इनको ध्यान से देखो, जो कंडक्टर था हमने हमारे पास, उसको सेल या बैटरी के साथ जोड़ रखा था। दोबारा जोड़ दूं? कंडक्टर ही तो लगाना है बैटरी के साथ, लगा दिया, ठीक वॉल्स कर दिया। आप कितनी भी वोल्टेज अप्लाई करो, कितना भी करंट पास हो, क्या M चेंज होगा? M तो इलेक्ट्रॉन का मास है, दैट विल नेवर चेंज। L कंडक्टर जो एक बार ले लिया हमने, उसकी लेंथ कांस्टेंट है। N जो एक बार कंडक्टर ले लिया, उसका मटेरियल फिक्स हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम उसके लिए फिक्स है। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये भी कांस्टेंट है। A उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं होगा। और क्या बचा? तो अगर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करते तो ये भी कांस्टेंट, मींस दीज ऑल आर कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो नया नाम दे देते हैं हम लोग, V = I। ये तो ऐसे कैसे लिख दिया, इसको नाम दिया R का, क्योंकि ये कांस्टेंट था। वेयर R = NL/NE²A²। अब देखो, एक रेजिस्टेंस का फार्मूला इससे पहले लिखा था हमने, V/I, और एक ये लिखा, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में है, तो ये इसकी डेरिवेशन है, ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। जो ओम्स लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको ग्राफिकली शो करें तो कैसे ग्राफ बनाएंगे? सिंपल, यहाँ V और यहाँ पर I, हम वोल्टेज को चेंज करते हैं, इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। वोल्टेज के ऊपर करंट डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट ग्राफ बन गया ये। अगर मैं यहाँ I लेता हूँ, यहाँ V लेता हूँ, ग्राफ उसका भी स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन उसका मीनिंग ये होगा कि हम कंडक्टर में से करंट पास कर रहे हैं, तो वहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, मीन्स दोनों ही सेम है। लेकिन इस केस में ये वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज है, अगर यहाँ भी लिखूंगा तो वो वोल्टेज ड्रॉप होगा। दिस इज स्ट्रेट लाइन, ओम्स लॉ इसको फॉलो करता है। +2 के एक्सपेरिमेंट करते हैं जो लैब के अंदर, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा ओम्स लॉ का ही आता है। 10th क्लास में भी करते हैं बच्चे, तो वहाँ भी ग्राफ ही ड्रॉ करना होता है मेन, और कुछ नहीं होता। तो इसके बारे में कोई प्रॉब्लम है नहीं। R रेजिस्टेंस का फार्मूला ML/NE²A²। अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करेंगे इसी आर्टिकल को हम। मैंने 2 कंडक्टर बना दिए आपके बोर्ड के ऊपर, आपको 2 पिक्चर दिखाई दे रही हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो 2 कंडक्टर लिए हैं, दोनों ही सेम मटेरियल के हैं, से ऑफ कॉपर। दोनों की लेंथ डिफरेंट है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। क्या दोनों के लिए m की वैल्यू सेम होगी? कई बच्चे तो बोल देते हैं हाँ जी, क्योंकि दोनों का मास अलग होगा। अरे भाई, ये m मास कंडक्टर का नहीं है, इलेक्ट्रॉन का है, दोनों के लिए सेम है। लेंथ दोनों की अलग है, इट मींस लेंथ अलग तो रेजिस्टेंस भी अलग होगा दोनों का। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ लेंगे हम कंडक्टर की उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्या n दोनों के लिए सेम है? दोनों कॉपर के हैं तो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन दोनों की सेम होगी। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये भी सेम होगा। सेम टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो भी सेम होगा। बच गया क्या? ए, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मींस जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे। इसी बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं अपना थिएटर वाला एग्जांपल लेके, तो देखो कैसे। वापस थिएटर आ गया, मूवी शो आ गई, हाउसफुल, ये इसका एग्जिट था। इस पिक्चर में लेंथ का मतलब क्या है? इस आदमी को बाहर निकलने के लिए जितना ज्यादा चलना पड़ेगा, मींस डिस्टेंस गेट की आदमी से जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा टाइम लेगा बाहर आने में। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सेकेंड, हाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम एग्जिट वाले गेट का एरिया बढ़ा देते हैं तो आराम से निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे, टाइम कम लगेगा। दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। दोनों को कंपाइल करो। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। इसको हटाते हैं, कांस्टेंट आता है रो, रो इनटू L बाई ए। एंड व्हाट इज दिस रो? इस रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और समटाइम रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या बनेगा? जो R का फार्मूला था कौन सा? ml/n e² τ। इससे कंपेयर करो तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? m/n e² τ। ये जो दो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग है लेकिन दोनों की रेजिस्टिविटी सेम, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर एक जो बोलूंगा, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी वेयर एज रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। बॉडी और मटेरियल में क्या फर्क है? बॉडी से मटेरियल नहीं बनता, मटेरियल से बॉडी बनती है। दोनों का मटेरियल सेम है तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट वही बोलूंगा। एक वायर है, उसको खींच के डबल कर दिया। ए वायर ऑफ लेंथ L is stretched to twice of its length. How its resistance and resistivity will change? रेजिस्टेंस चेंज होगा, कितना चेंज होगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे हम लोग। लेकिन रेजिस्टिविटी अभी जैसे बोला मैंने आपको, मटेरियल तो सेम रहेगा, खींच के डबल करो, ट्रिपल करो, कॉपर है तो कॉपर रहेगा, गोल्ड है तो गोल्ड रहेगा। रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, दैट विल नॉट चेंज। और इसकी यूनिट क्या बनेगी रेजिस्टिविटी की? यहां से निकालेंगे हम। ए को ऊपर ले जाओ, एल को नीचे ले जाओ, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट बनेगी ओम मीटर। क्या बनेगी? ओम मीटर। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओम मीटर इज द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे डिफाइन? इसका फार्मूला बनाओ, रो का RA/L। अगर हम A को ले लें 1 मीटर स्क्वायर, L को ले लें 1 मीटर, देन रो विल बी इक्वल टू R। मींस अगर आपको किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफाइन करनी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफाइन करना है, तो क्या करो आप? उस मटेरियल की बॉडी लो जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल गिव यू रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। मेरे पास 2 बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी, दोनों कॉपर की बनी हुई है। एक का मास 1 kg, एक का मास 4 kg। बताओ किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी? किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी? सेम, दोनों कॉपर की हैं, रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होंगी, लेकिन रेजिस्टेंस दोनों का डिफरेंट होगा। इतना ही करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग। थैंक यू।